ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। आज तो मैं अपने उस को निपटाता हूँ मॉडर्न को। पॉइंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस, मतलब सर वही क्लासेस एक दिन अगर केमिस्ट्री सिलेबस। करूँ तो फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स करूँ तो मैथ्स नहीं होती, कुछ ना कुछ रह जाता है हमेशा। तो एक वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि आप चीजों को ना कर पाए, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। रिवीजन अभी बहुत जरूरी है। यस सर। और रिवीजन मतलब सेल्फ रिवीजन आप करेंगे उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। तो रिवीजन अभी बहुत जरूरी है, तो रिवीजन करने का प्लीज टाइम निकालो। तुम बहुत जगहों पे शायद क्लासेस कर रहे हो, तो अभी वो टाइम नहीं है कि तुम इतने क्लासेस करो। ठीक है, हाँ, अगर पहला अटेम्प्ट दे दिया, वो समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ, उसके बाद फिर आप क्लासेस थोड़ी कर लीजिएगा, साथ में वो पढ़िएगा भी। बट अभी थोड़ा सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो। यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। खैर, चलते हैं इस बात को समझते हैं। सर, मैंने कल एटॉमिक कोलिजन बताया था, उस पे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो, एटॉमिक कोलिजन में बहुत ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, अलग अलग केसेस आपसे नहीं पूछ लेंगे, बट आपसे एक आध जो छोटी बात पूछ सकते हैं वो पूछ लेंगे। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर उसके बाद मैं रेडियो एक्टिविटी के कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब यस देखिए। सर। अब आपको बोला गया कि भाई यहाँ पर एक हीलियम है, एंड लेट्स से दिस हीलियम इज H+, और इसका मास 4m है ऑब्वियसली। ठीक है, इसका मास न्यूट्रॉन के मास का 4 गुना होता है। और आपसे ये बोला गया कि भाई न्यूट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v0 एंड इनिशियली दिस हीलियम इज एट रेस्ट। क्लियर? तो अब आपसे ये बोला गया कि भाई ये दोनों कोलाइड हो गए, और कोलाइड हो गए तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इसी केस में हो सकता है जब दे स्टिक टुगेदर। कल हमने पढ़ा था। यस सर। ठीक। अब इस केस में फिर से इस पे आ जाते हैं। अब आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेट मी कॉल दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज इक्वल टू के। तो मैं इस के को ऐसे लिख सकता हूं सर, के इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी नॉट का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन करूं तो एम वी नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई वी लिख सकता हूं। ट्वाइस ऑफ एम नहीं, सॉरी, 4m। ठीक है, दिस मास इज 4m। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यस सर। 5 टाइम्स ऑफ एम वी लिख सकता हूं। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम वी। क्लियर है? यस सर। तो m से m वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू वी नॉट बाई 5। तो अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रही हो बात। सर। तो यस। काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर आप देखो तो क्या आपको नहीं लगता कि ये k/5 आएगा? सोच के देखो। सर 25 नहीं हो जाएगा? सर 5 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? अरे मास भी, सॉरी, देखो बहुत 25 ज्यादा का ही क्यों हो रहा होगा ना? है। 5m आएगा ना, अच्छा हाँ। मास मास मास। ठीक है, तो k/5 हो जाएगा ना बेटा। यस सर। ठीक है, वो दोनों का अलग अलग लिख के ऐड करते तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मास में वो गलती रह गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। अगर आप हीलियम में बात करें तो देखिए, जो न्यूट्रॉन की एनर्जी होगी विच दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड, न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो किससे एब्जॉर्ब होगी? कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हीलियम। यस सर। और हीलियम में जो पहले शेल्स के बीच में, मतलब के शेल और एल शेल के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, मेरे पास डेटा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे आप निकाल सकते हो भाई। करना क्या होता है, जेड ही तो बदलेगा ना। जैसे आप हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, तो हाइड्रोजन वाले केस में और इस केस में जेड की वैल्यू बदलती है। हम्म। ठीक है, तो जेड की वैल्यू बदल गई, तो उसमें अगर जेड की वैल्यू को आप बदल के रख दीजिए, 4 रख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। भाई वहां 10.2 होता है, हम्म। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर। जेड की वैल्यू 4 हो गई ना बेटा, यस सर। जेड की वैल्यू 2 हो गई, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 40.8 आ जाएगा ना। हम्म। ठीक है, तो अब देखो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है सर। पहले तो हम लॉस निकाल लें। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इतनी है, काइनेटिक हम्म। एनर्जी इनिशियल कितनी थी? के थी। तो लॉस को पहले हम कैलकुलेट कर लें। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखें, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है, दैट इज हम्म। द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू के माइनस ऑफ k/5, दैट इज इक्वल टू 4k/5। यस सर। ठीक। अब ये जो मैक्सिमम लॉस है, उस मैक्सिमम लॉस के लिए
इस मैक्सिमम लॉस जो होगा, वही जो लॉस ऑफ एनर्जी है वही तो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल सकती है कि वो ट्रांजिट कर जाए फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। यस सर। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये मैक्सिमम जो लॉस है वही किसके बराबर कम से कम होना चाहिए, 48.8। 40.8। सोच के देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20.4 आई गेस। ये वाला सॉल्व करें 4k/5, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? मुझे के, यहाँ पर के की वैल्यू बताओ, कितनी आई के की वैल्यू? टेल मी द वैल्यू ऑफ के। सर ये तो 51 आ रही है। वेरी गुड, तो उसमें डरने वाली क्या बात है, के की वैल्यू 51 आ रही है तो 51 ले लो। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 51। इसका मतलब कि हमारा जो के होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए, 51, तभी ट्रांजिशन हो सकता है। यस सर। अगर के की वैल्यू भाई साहब 51 से कम वम हो गई तो ट्रांजिशन नहीं होगा ना। तो के शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 51, तो ट्रांजिशन होगा। अब अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं, अब इसमें डिफरेंट केसेस बना सकते हैं ना, बट अगर मैं इसमें एक सिंपल सा केस कह दूं कि भाई के की वैल्यू एग्जैक्टली 51 है, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि के 51 है या 51 से कम है, यही हो सकता है ना, यही चीजें हो सकती हैं। यस सर। अगर के की वैल्यू 51 से कम है तो क्या ट्रांजिशन हो पाएगा? नहीं सर। तो क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? नहीं सर। नहीं, तो कैसा कोलिजन कैसा माना जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक? एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। भाई अगर ये 51 इसकी जो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की, इफ इट इज लेस देन दैट ऑफ 51, तो कोई कोलिजन का कोई एनर्जी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो जो भी एनर्जी लॉस हुआ वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो रह गया, लॉस हुआ ही नहीं मतलब। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस केस में तो भाई एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो परफेक्टली इलास्टिक। यस सर। के की वैल्यू अगर 51 हो गई तो उसकी मर्जी। के की वैल्यू अगर 51 हो गई तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फिर, और जंप यस करेगा सर। तो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। यस जहां सर। पर लॉस हो जाए तो वो इन इलास्टिक, जहां पर लॉस नहीं हो वो इलास्टिक। अगर पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कुछ बच जाए, तो पार्शियली इन इलास्टिक। यस सर। नहीं, ये बात समझ में? यस सर, क्लियर? समझ गया। यस सर। एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़े, ये समझ आ गया, आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो टैकल कि भाई वो यस डिपेंड करता है ना, तो मतलब आपको बेसिकली करना कुछ नहीं, मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व्ड है। एनर्जी का लॉस देख लेना है, वो उस एनर्जी के लॉस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना कि कम से कम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो इसका मतलब है कि भाई का कोई लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो तो परफेक्टली इलास्टिक की बात हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर जो जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो उससे ज्यादा है तो भाई लॉस होगा। ठीक है, और लॉस होगा मगर पूरा लॉस नहीं होगा, तो पार्शियली इन इलास्टिक हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, राइट? यस सर। चलिए भाई, आगे की बात करते हैं। एक और केस हम समझते हैं। ये जो केस मैं करा रहा हूं ना, ये एक्चुअली में जो मैं एटम में ये जो केस करा रहा हूं मैं, वो एटम का ये वाला केस, एक बात याद रखना कि ये वाला केस आपको ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी, एटम वाला ये वाला जो केस करा रहा हूं, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? अब ये यस सर। केस क्या है, तो एक्चुअली में आप समझिए, हम अज्यूम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस हमारे मतलब रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और यही काम हम यूनिवर्स में भी हम करते हैं, मतलब सोलर सिस्टम में भी, कि सन यस को सर। हम अज्यूम करते हैं कि रेस्ट में है और पूरा जो उसके अराउंड प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। बट एक्चुअली यस में सर। पता है कौन रिवॉल्व करता है? एक्चुअली में दोनों रिवॉल्व करते हैं। यस सर। ठीक है, और दोनों किसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा कि दोनों रिवॉल्व करते हैं अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक, यस सर। कैसे रिवॉल्व करते हैं मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई न्यूक्लियस है,
ठीक है, और मास ऑफ न्यूक्लियस इज mn एंड दिस इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, लेट दिस z इज द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन जो भी कह लो, तो Ze, राइट। और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, या किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों का कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप ये देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है। ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियस है वो भी इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है, दोनों इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है, हो रहे होते हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज के सर दोनों जब यही सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं और दोनों घूमते हैं, तो फिर हम दोनों के मोशन को कंसीडर क्यों नहीं करते? हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो सेंटर ऑफ मास भी ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पे होगा। बहुत बढ़िया साहब, नियर द न्यूक्लियस होगा, इसलिए हम वो कंसीडर नहीं करते। बट क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में तो सारी चीजें ही बहुत छोटी होती हैं, कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरेटिवली तो हर वैल्यू ही बहुत छोटी है, तो इसलिए हम वहां पर इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। यस सर। ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो हम एक बात बता दूं मैं आपको कि सर यहाँ पे अगर आप R1 की वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था, लेट दैट बी R, तो R1 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी मास, R1 लिखना है तो उल्टा करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। सिर्फ ये सेंटर ऑफ मास निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सेंटर ऑफ मास में पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, बट ये डायरेक्टली ऐसे करता है। R2 इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, R2 इलेक्ट्रॉन की दूरी है, तो मास किसका लेंगे? न्यूक्लियस का, तो मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेपरेशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट है सर? यस सर। अब अगर मैंने ऐसा ले लिया तो एक बात तो हमें पता है कि सर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? NH/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम तो NH/2 पाई है। बट एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में अगर आप याद करो तो एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आप डिफाइन करते हो या नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, न्यूक्लियस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो हम क्या लिखेंगे? mn मल्टीप्लाइड बाय R1 का स्क्वायर, राइट है, प्लस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू NH/2 पाई। यस सर। ठीक है, अब इसमें फर्दर कुछ और चीजें रखनी पड़ेगी हमें, यहाँ तक नोट कर लिया हो तो बताओ। नहीं सर, कर रहा हूँ। ठीक है, करो। यस सर। चलो सर, तो अच्छा ये इसमें एक बात लिखना मैं भूल गया, इसको रेक्टिफाई कर लेना यहाँ पर कि ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ ओमेगा आल्सो, राइट, NH/2 पाई। जरा सा इसको रेक्टिफाई कर लो। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा होता है सर। ठीक है सर। ठीक है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी याद रखिएगा सेम होगी अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो इसीलिए हमने ओमेगा लिया हुआ यहाँ पर, है ना। अब इस वैल्यूज को पुट करो, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, इन दोनों की वैल्यूज R1 और R2 की वैल्यू, तो हमारा था मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय R1, R1 की वैल्यू MER अपॉन ME प्लस ऑफ MN का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय Mn मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय ME प्लस ऑफ Mn का स्क्वायर इनटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा था? NH/2 पाई। सही है? यस सर। कुछ बाहर आता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है? R का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो R के स्क्वायर को कॉमन ले लो, ME प्लस
यहाँ पे जगह कम पड़ी, थोड़ा ऊपर लिखा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई प्लस ऑफ एम एन का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा सर एम ई का स्क्वायर यहाँ पर इंटू एम एन प्लस ऑफ यहाँ पर एम ई इंटू एम एन का स्क्वायर, यही आएगा ना, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें एम एन और एम ई भी कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ से Yes, एक एम एन कॉमन ले लो और एक एम ई कॉमन ले लो। तो एक एम एन कॉमन ले लोगे तो यहाँ से एम एन गायब हो गया और ये हो गया एम ई, और यहाँ से एम ई गायब हो गया और ये हो गया एम एन। तो मतलब अंदर क्या बचेगा, अंदर अगर हम देखें तो एम ई प्लस ऑफ एम एन बचेगा, तो एक एम ई प्लस ऑफ एम एन और ये पावर एक कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं ऊपर, तो यहां से हम लिख सकते हैं एम एन इंटू एम ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई प्लस ऑफ एम एन, ठीक है, एक गायब हो गया, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन यू राइट द ओमेगा? What is the relation between omega, that is angular velocity, and the linear velocity? अच्छा चलो, इसको ऐसे नहीं समझते, इस टर्म को अगर आप देखोगे ना, इस टर्म को मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ये टर्म एम एन एम ई अपॉन एम ई प्लस एम एन, इसको एक नाम दिया जाता है, उस नाम को याद रख सकते हो आप। ये पहले नोट कर लो, ये जो लास्ट वाला स्टेप मैंने किया हुआ है पहले उसको नोट करो, क्योंकि मैं इरेज करूंगा। यस सर, एक बार कर लो। ठीक है, नोट करो। यस सर, कर लिया। अब एक बात सुनना ध्रुव भाई, ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ना, ये इसके प्लेंटी ऑफ यूजेस हैं, और ये टर्म का मीनिंग मुझसे मत पूछना कि भाई यही नाम क्यों रखा गया इसका, बट रखा गया है। इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं, ऐसा टर्म आ जाए ना तो इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं, शायद आपने कभी सुना हो। ये पूरा जो टर्म है ना, एम एन अपॉन एम एन इंटू एम ई डिवाइडेड बाई एम ई प्लस ऑफ एम एन, ये वाला टर्म रिड्यूस्ड मास कहलाता है। रिड्यूस क्यों कहलाता है मुझे नहीं पता, इसका मास रिड्यूस नहीं होता, ठीक है, यस सर। बट इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं, मुझे भी नहीं पता क्यों कहते हैं। तो खैर, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। कैन वी राइट दिस, एक इक्वेशन देख लो सर, वेयर म्यू हैज इट्स मीनिंग एम एन इंटू एम ई डिवाइडेड बाई एम ई प्लस ऑफ एम एन। सर यहाँ पे ओमेगा को हम वी बाय आर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों पार्टिकल के लिए आर की वैल्यू अलग अलग है फ्रॉम द सर सेंटर ऑफ इसलिए मैं मास। नहीं बोल रहा था ओमेगा की वैल्यू, इसलिए बता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर वो हम ये नहीं बोल सकते, बट एक बात तो बोल सकते हैं कि अगर दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर, तो दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। यस ठीक है, सर। तो उस दोनों को अगर हम सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर इसमें कि के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा आपको समझने में हो सकती है दिक्कत आए, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तुम ये पूछ सकते हो कि सर अगर वी को ओमेगा को वी बाय आर नहीं लिख सकते, फिर ये कैसे आपने लिख दिया, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने कैसे लगा दिया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया, कि अगर मैं पूरा सिस्टम आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ मानोगे, ठीक है, पूरे सिस्टम को आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ अस्यूम करोगे, तो दोनों पार्टिकल को घुमाने का जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, जो न्यूक्लियस और उसके बीच में लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो न्यूक्लियस है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये पूरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच का तो सेपरेशन आ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो तो यही लग रहा होगा, वो तो यही लग रहा होगा, के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ से दूरी r1 है या r2 है, तो नेट सेपरेशन r1 प्लस r2 का अगर हम निकाल दें तो वो r ही तो होगा।
ठीक है, इसीलिए हम इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इस पूरे सिस्टम को रोटेट करा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने म्यू लिख दिया। इसका मतलब है कि ये पूरे इन दोनों पार्टिकल के लिए ये लिखा गया है रेड्यूस्ड मास। यस सर। इंडिविजुअली यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली यहाँ पर लिख सकते थे R1 भाई, इसका रेडियस, इसका सर्कल, ठीक है, तो आप लिखते मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1, लिखते ना। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से लिखते हैं आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 बोथ इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ये तो लिखते, फिर R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सॉल्व करते, तो यही रिजल्ट आता। ठीक है सर, समझ गया। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई। यहां तक नोट करिए। तो फाइनल अब हम रिजल्ट के करीब पहुंचने वाले हैं। कैसे कर लिया नोट? कर लिया। अब R की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या करें अब यहां से? क्यूब रूट में आएगी सर इसकी तो वैल्यू, अगर यहाँ से निकाला। नहीं नहीं, इसमें R की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट करके देखो, या यहाँ से एक काम करो, म्यू ओमेगा स्क्वायर R है ना ये, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर R और ये के जेड स्क्वायर, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ से पुट कर दूं इसमें, हाँ मल्टीप्लाई कर दो या फिर इक्वेशन 1 और 2 को करके देखो कितना आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ध्रुव, वो कुछ ऐसा आएगा। R इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर म्यू इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। ये समझ गए? आ रहा है ऐसा रिजल्ट? अलग आ रहा है। दोनों को आपस में डिवाइड करके देखो ना, दोनों इक्वेशन क्या है तुम्हारी। सर कोई नहीं, वैसे भी रिजल्ट याद करना है, यही कर लेंगे ना। नहीं, आना तो चाहिए ना। इन दोनों को आपस में डिवाइड करो अगर, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, म्यू कैंसिल हो रहा है इस केस में। नहीं, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये म्यू कैंसिल हो रहा है, म्यू इसमें कैंसिल तो नहीं म्यू होना बच चाहिए। जाएगा, एक म्यू बच रहा है, नीचे ओमेगा स्क्वायर है ना। अच्छा म्यू, हाँ म्यू कैंसिल हो रहा है। म्यू कैंसिल हो रहा है ना, हमारा आंसर म्यू के टर्म्स में चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या क्या थी? व्हाट वाज आवर इक्वेशंस हियर? म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है, यहाँ से म्यू कैंसिल हो रहा है यार, म्यू के टर्म्स में आंसर कैसे आएगा? आर की वैल्यू में कहाँ से कहाँ पुट कर दूं? आर स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से पुट कर दूं, आर स्क्वायर को के जेड स्क्वायर बाई म्यू ओमेगा स्क्वायर, तब भी तो म्यू कैंसिल होगा। कहाँ पर इसमें ये इशू आ रहा है?
चलो विल सी इट लेटर ऑन, रिजल्ट पे आते हैं। ठीक है ध्रुव? यस सर। ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड है ना, ये रिजल्ट आएगा बेसिकली, ये रिजल्ट आएगा। आई विल चेक दैट कि कहां पर वो उसमें इशू आया है। तो क्या दिस विल बी द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में देखो, जब आप रेडियस निकालते हो विदाउट कंसिडरिंग द न्यूक्लियस टू बी मूविंग, तो यही फॉर्मूला ऐसे आता है, h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है सर, मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाई जेड, याद करो। और इसी की वैल्यू जो होती है वो आप लिखते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब मैं इसी बात को अब कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो कि अगर मैं इस पूरे टर्म को me से मल्टीप्लाई और me से डिवाइड कर दूं सर, सोच के देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला टर्म यहां पर आ जाएगा, इंटू n स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, me डिवाइडेड बाई z मल्टीप्लाइड बाई म्यू, यही तो आएगा। सोच के देखिए सर, इसी टर्म को हम क्या लिखते हैं, इसी टर्म को हम 0.529 लिखते हैं, तो ये 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाई z मल्टीप्लाइड बाई me बाई म्यू। ठीक है, यही तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस। मतलब अगर फैक्टर देखो तो me बाई म्यू का फैक्टर बढ़ा है, एक एक्स्ट्रा जो फैक्टर आया वो me बाई म्यू का फैक्टर आया। ठीक है, अच्छा अगर इसी तरह से इस केस में एनर्जी हम लिखते तो एनर्जी की वैल्यू में भी यही फैक्टर बढ़ता, तो इसका मतलब क्या लिखते हैं आप, माइनस ऑफ 13.6। कैसे बढ़ता वो मैं बता देता हूँ, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर म्यू बाई एम ई आता वहां पर। ठीक है, अब उसके लिए पहले वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर नया फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग रिलेट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे आएगा। समझ आ गई बात? मैं लिख लेता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ आप लिख लो इसको। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को मूव करा दें तो एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो इट इमिट्स फोटोन, और इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से मतलब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो इट एब्जॉर्ब्स फोटोन। ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दूसरे केस में एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन in making a transition from the lower state to the higher state, that energy can be written as equal to, अगर मैं एनर्जी की वैल्यू लिखूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ n2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ n2 का स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, अब इस बात को समझिए कि सर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ n2 का स्क्वायर, दिस एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी एनर्जी को हम hc बाई लैम्डा लिखते हैं, और इसी एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट आएगी इधर, ये मैं बता चुका हूं, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड, वो कैंसिल हो जाएगी। और ये यूनिट अगर कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय 12,400। ठीक है, जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व वॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूंगा। इसी चीज को आप रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। Yes, और sir. इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को आप लिखते हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये तो लिखते हैं आप। ये आपकी 1 अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। Yes, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक, अब इसी में आपको डिफरेंट, आपको वो मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो उसकी जो एनर्जी इमिट होगी वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ में लाई करेगी। ठीक है, Yes, और sir. उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, क्लीवलैंड सीरीज, और केमिस्ट्री में एक और सीरीज डिफाइन होती है जिसका नाम है हम्फ्री सीरीज। ठीक है, Yes, sir. तो लाइमन बामर पता है सब कुछ कि कहां पर कौन सी Yes, सीरीज sir. आती ये है, तो सर कर लूंगा मैं। ये तो खुद ही कर लोगे। हाँ अब सर, आते वो हैं फिर आगे। बेसिकली ये टाइम पास बात है, वो तुमको खुद आती है ना, बिकॉज केमिस्ट्री में इससे ज्यादा आप पढ़ चुके हो।
ठीक है। अब इसके बाद जो पोर्शन है वो तुम्हारा है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहली बात कुछ बेसिक बेसिक चीजों पे मैं डिस्कशन कर देता हूँ, रफ्तार में सुन लो। देखो एक चीज होती है मास डिफेक्ट। डू यू रिमेंबर व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास ध्रुव? डिफेक्ट, यस सर। हाँ, चलो मैं उसको एक बार थोड़ा सा हेलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हाँ हेलो, मा आवाज आ रही है? हेलो सर, डिले हो रही है सर। डिले डिले हो रही है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, मास डिफेक्ट का एक आइडिया दे देता हूँ पहले तो। बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, जेई में मास डिफेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा गया, रेडियो एक्टिविटी के लॉ भी पे भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को भी नहीं यस छोड़ सर। सकते हैं, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सारी बातों पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी यस सर। टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। और याद रखो कि मॉडल में हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज को तुमको पढ़ना है। ठीक, तो यस चलिए मैं सर। थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से बताता चलता हूँ। मास डिफेक्ट का बेसिक मतलब क्या है? मास डिफेक्ट का बेसिक मतलब ऐसे समझो कि देखो, कोई भी न्यूक्लियस जब फॉर्म होगा, तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में अपने को मालूम है कि न्यूक्लियॉन्स विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब है सर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन व्हिच विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, राइट। अब मान लो कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इसका भी मास होगा और इस न्यूट्रॉन का भी मास होगा। अब यस इन सर। दोनों का मास व्हेन दे हैव नॉट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस, तो उस केस में अगर इन दोनों का मास मैं मेजर करूं इंडिविजुअली और दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो दिस विल बी द टोटल मास। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब ये एक न्यूक्लियस बनाएगा जिसमें यही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके कंबाइन होके इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस न्यूक्लियस का जो मास है वो उतना ही होना चाहिए लेकिन कम हो जितना, जाता है। हाँ लेकिन कम हो जाता है। तो आप एक बात ये कह सकते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियस। वन इज थेरेटिकल मास, जो आपने माना था कि ये होना चाहिए, एंड द अनदर वन इज प्रैक्टिकल मास, जो आपको यस सर। प्रैक्टिकली मेजर होता है। और प्रैक्टिकली आप मास कैसे मेजर करते हैं, आई टेल यू दैट। ठीक है, तो थेरेटिकल मास क्या होता है? तो थेरेटिकल मास इज मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड एज थेरेटिकल मास। प्रैक्टिकल मास, प्रैक्टिकली आप न्यूक्लियस का मास कैसे मेजर करते हो? तो प्रैक्टिकली आप मेजर करते हो बाय मेजरिंग द मास ऑफ द एटम, और उस एटम के मास में से किसके मास को आप सबट्रैक्ट कर दो? इलेक्ट्रॉन के मास को। ठीक यस है, सर। तो मास ऑफ एटम, कोई भी एटम हो, उसमें मास ऑफ एटम माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉन का मास विल बी, मान लो कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन तो m माइनस ऑफ एम। ये दोनों मासेस इक्वल नहीं है, और इन्हीं दोनों मासेस का जो डिफरेंस है, मतलब थेरेटिकल मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रैक्टिकल मास, और यही जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एज मास डिफरेंस। यस सर। करेक्ट है ना? इसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। और ये जो मास डिफेक्ट होता है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि थेरेटिकल मास माइनस ऑफ प्रैक्टिकल मास, दिस इज मास डिफेक्ट। अब इस मास डिफेक्ट के साथ साथ आइंस्टाइन साहब ने एक बात बताई कि भाई मास डिफेक्ट होता क्यों है? तो आइंस्टाइन एनर्जी साहब ने कहा कि मिलती है। मास डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं तो ये मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस नए बने हुए न्यूक्लियस को, ये जो नया न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अब एक लोचा है सर, एक बात समझिए कि डेल्टा एम जो मास होगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, और आपका जो सी है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस केस में आप याद रखिएगा कि यूनिट जो होती है सी स्क्वायर की, जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है 931.5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इनटू डेल्टा एम। आप हमेशा इससे मल्टीप्लाई कर लिया करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, दूसरी बात सुनिए सर, ये तो मास डिफेक्ट हो गया है, ये एनर्जी, और इसी एनर्जी का नाम बाइंडिंग एनर्जी। हाँ जी सर। ये जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। तो आपको ये बाइंडिंग एनर्जी मिल गई। अब आते हैं दूसरी बात पे सर, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई, न्यूक्लियस उतना ज्यादा अच्छा बाइंड हुआ, यही तो मतलब है। यस सर। तो एनर्जी रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इसका यस सर। मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, हम्म। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। हम्म। बट फिर से प्रैक्टिकली जब हमने ऑब्जर्व किया, तो प्रैक्टिकली फिर से ये बात ऑब्जर्व नहीं हुई कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये फिर से हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या मसला है सर, क्या बोले सर, समझ ही नहीं आया। तो देखो इसके लिए आप ऐसा समझो
कि मान लो कि आप दो एटम ले लो, एक एक्स और वाई, ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं एक्स और वाई, यस सर, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो और इसका जो न्यूक्लियन है, इसका बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मान लो एक्स की है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी मान लेते हैं, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन मान लीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियन मान लीजिए कि 10 है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन आप समझ रहे होंगे कि न्यूक्लियन का मतलब है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टेकन टुगेदर, राइट। इसमें मान लेते हैं 20 है, ठीक है, इसमें 20 है। तो होना क्या चाहिए, जो हमने पढ़ा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उसके अकॉर्डिंग हमने अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर होना तो यही चाहिए कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऐसा नहीं था, ठीक है। मतलब जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल भी हो सकता था, और हुआ, ठीक है। अब रीजन क्या है भाई इसका, कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाले से ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है। तो उसका रीजन फिर फाइंड करने के बाद लोगों ने बोला कि भाई होता यह है कि स्टेबिलिटी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। तो जहां पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम कह सकते हैं साहब यहाँ पर कि 20/10 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पर अगर हम यही चीज लिखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30/20, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द सेकंड केस इज लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट केस, एंड हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ वाई। यस सर, ठीक है। तो ये कारण है कि अब इसी के साथ आपको इसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बना के आपको बताया जाता है, ठीक है। आपको दिखाया जाता है कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, जो आपको याद होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, कुछ ऐसा होता है टिंग टिंग टिंग, और ऐसा कुछ ग्राफ आता है। वो आयरन मैं की ग्राफ सबसे नहीं ज्यादा बनाने जा रहा, हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बताया जाता है कि आयरन है, और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा बताई जाती है, करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहानी होगी बाइंडिंग एनर्जी की, न्यूक्लियस की कहानी, बाइंडिंग एनर्जी की कहानी। अब इसमें कुछ और बातें, अब जब ये न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में सर न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। भाई अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है तब भी अनस्टेबल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है तब भी अनस्टेबल। तो बोला गया कि साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये सब एक्सपेरिमेंटली मेजर हुआ है। तो बोला गया सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आयरन की है वो उसके आसपास अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी की है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज उसकी हाँ उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी अगर आयरन से बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी। और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितनी है पता है क्या? 8.8। सर मेरे को तो ऐसे बताया था कि न्यूक्लियन अपन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है ना, वो जैसे भी अभी आ रहा हूँ। एक तो बात ये कि हमने बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में जब प्लॉट किया तो हमने डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि आयरन वाज द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल दैट, ठीक है। और आयरन के कंपेरेबल जिसकी बाइंडिंग एनर्जी थी वो भी आयरन की तरह स्टेबल थी। सबसे ज्यादा आयरन स्टेबल है, उसके अराउंड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और उसकी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी आयरन से ज्यादा हो जाए या आयरन से बहुत कम हो जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। यस सर, ठीक है। और ऑब्जर्व ये हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा आयरन ही की है तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई आयरन के बाद वाले जो एटम्स है उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, और आयरन से पहले वाले जो एटम्स है उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, जो स्टेबिलिटी का रेंज है उससे कम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हेवियर न्यूक्लियस भी लेस स्टेबल होते हैं और लाइटर न्यूक्लियस भी लेस स्टेबल होते हैं। यस सर, ठीक है, ठीक है ना। अब इस चीज को हम इसी तरह चीज को और फर्दर जब हमने स्टडी किया तो हमने ये भी पाया कि भाई हेवियर न्यूक्लियस या लाइटर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हेवियर न्यूक्लियस में बेसिकली होता यह है कि आपका अगर मान लीजिए कि प्रोटॉन का प्रोटॉन, अच्छा अनस्टेबिलिटी का एक रीजन हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि देखो किसी भी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करता है दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। अगर
और हमें एक बात ये भी पता है कि भाई ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, इट इज स्टिल एक्टिंग देयर, बट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा मजबूत है कि उस केस में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वो नलीफाई कर देता है, इसलिए आपका न्यूक्लियस स्टेबिलिटी स्टेबल रहता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने छोटे से टाइनी वॉल्यूम में रहते हैं। Yes, sir. बट अगर मान लो कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा मैं करता जाऊं, बहुत ज्यादा बढ़ता जाऊं, बहुत बढ़ता जाऊं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, Yes, sir. तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं होगी। इसका मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तब भी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, अब प्रोटॉन की संख्या बहुत कम हो गई तब भी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। Sir, क्या हुआ? न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन? प्रोटॉन की संख्या मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब न्यूट्रॉन कम हो गया। Yes, sir. एक बढ़ेगा तो दूसरा तो उसके कंपैरेटिवली कम ही हो गया ना। तो अगर Yes, प्रोटॉन sir. बहुत ज्यादा हो गया तब भी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया तब भी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब प्रोटॉन या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, दोनों केस में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। Yes, sir. ठीक है, तो लोगों ने बोला कि साहब स्टेबिलिटी के लिए जो रेशियो है ना प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशियो अप्रोक्सीमेटली जब 1 होता है तो ऐसे न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर ये 1 नहीं होता है, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन अपने आप को ब्रेक करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, या अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन कम है तो न्यूट्रॉन ब्रेक करता है अपने आप को ताकि वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। Yes, नहीं, ये sir. बात समझ में? न्यूट्रिनो निकालते हैं अपने अपने। हाँ। हाँ, तो एक केस में न्यूट्रिनो निकलता है और एक केस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। Yes, sir. ठीक है, और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकलने के बाद हम किसको बैलेंस कर पाते हैं? चार्ज को, कि भाई प्रोटॉन पे चार्ज था और जब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो ये तो चार्ज गायब हो गया। Yes, sir. तो हम कहते हैं साहब इस केस में एक न्यूट्रिनो निकला या एंटी न्यूट्रिनो निकला, इलेक्ट्रॉन निकला साथ साथ। तो देखो अच्छा। इलेक्ट्रॉन का निकलना तो चार्ज को जस्टिफाई कर देगा, या जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा। ठीक है Yes, ना, sir. पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, तो ये पॉजिट्रॉन निकल गया तो चार्ज तो जस्टिफाई हो गया। बट आपको ये भी मालूम है कि प्रोटॉन की अपनी एक स्पिन भी होती है न्यूक्लियस Yes, के sir. अंदर। ठीक है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि स्पिन भी तो जस्टिफाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमारा एक न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है जो इमिट होता है, जो स्पिन को मतलब जस्टिफाई करते हैं। मतलब Yes, न्यूट्रिनो sir. एक चार्जलेस पार्टिकल, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, हाँ इसको सर, जस्ट हाइपोथेटिकल अज्यूम है वैसे भी। हाइपोथेटिकल पार्टिकल, ये जस्ट माना गया जस्ट टू जस्टिफाई द स्पिन ऑफ द प्रोटॉन। तो Yes, इसका sir. मतलब है कि कोई भी न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने का दो में से कोई भी एक कॉज हो सकता है, या तो उसमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशियो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो देन दैट ऑफ 1, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऑन दिस स्टेबिलिटी कर्व, जो हम स्टेबिलिटी कर्व बनाते हैं, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियस का, उसमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम हो या कम हो, तो उस केस में भी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गई बात? अब Yes, sir. जब भी कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके होता है। ठीक है, तो अल्फा डीके या बीटा डीके में आपको मालूम है कि अल्फा इमिट होगा, बीटा डीके में भाई बीटा का मतलब है स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या पॉजिट्रॉन इमिट होगा। तो उसमें भी आपसे क्या पूछ लेंगे, तो आपसे मास डिफेक्ट वगैरह पूछ लेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, मास डिफेक्ट फिर से वही निकालने का तरीका कि आपका जो मास है ऑफ द रिएक्टेंट और जो मास है ऑफ द प्रोडक्ट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो वो मास Yes, डिफेक्ट आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए। yes, sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है भाई, Yes, समझ sir. रहे हैं? Yes, sir. तो ये करिएगा। अब इसी में और किस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब रेडियो एक्टिव डीके लॉ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज पे बनते हैं, तो सर 2-3 ही फॉर्मूला ही है इसमें। एक है सर रेडियो एक्टिव डीके लॉ इटसेल्फ, दूसरा जो फॉर्मूला है वो, दूसरा फॉर्मूला किस चीज का है सर, तो दूसरा फॉर्मूला है वो हाफ लाइफ का। ठीक है, एक तीसरा फॉर्मूला है मीन लाइफ का। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, बट इस पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार जरा सा हम देख लेते हैं, पुरानी बातें ताजा कर लें जरा हम। ठीक है,
तो देखिए Yes, sir. रेडियो एक्टिव डीके लो आपको मालूम है कि भाई रेट ऑफ क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ radioactive nucleus is directly proportional to the number of nucleus present in the sample at that instant. पता ही होगा आपको, ठीक है। तो मतलब आपको ये लॉ पता है कि dN/dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट। और यहाँ पर हम एक माइनस साइन लगाते हैं बिकॉज टाइम के साथ जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस है वो कम होता जाता है। तो ये लॉ ये होता है सर dN/dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n माइनस के साइन के साथ। तो दिस इज एंड वेयर लैम्डा इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। इसको जब हम इसका n का वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम तो ये फॉर्मूला आता है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t, वेयर n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट t इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, लैम्डा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसी में दूसरी बात ये आती है सर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपको याद होगा कि वो टाइम जिसमें सैंपल के अंदर जो अनडिकेड न्यूक्लियस है उसकी संख्या सिर्फ हाफ रह जाए, तो आपका टाइम हाफ क्या होता है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। तो एक हाफ लाइफ के बाद द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सैंपल विल बिकम सिंपली हाफ। ठीक है, अच्छा इसमें एक और रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि भाई हाफ लाइफ को, ठीक है, कि पहले हाफ लाइफ में सैंपल आधा होगा तो दूसरे हाफ लाइफ में उस आधे का आधा होगा, तीसरे हाफ लाइफ में फिर उस आधे का भी आधा होगा। ठीक है, तो पहले हाफ लाइफ में n नॉट बाई 2 हुआ तो दूसरे में कितना हो जाएगा n नॉट बाई 4, तीसरे में कितना हो जाएगा n नॉट बाई 8। तो आफ्टर n हाफ लाइफ्स अगर हमसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस कितना रह जाएगा तो हम लिख सकते हैं n नॉट into 1/2 to the power n। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए where small n is the number of half lives। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्मॉल n का रिलेशन, तो हम ऐसे लिखते हैं कि स्मॉल n कैन बी रिटन एज इक्वल टू हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि हाफ लाइफ इज 2 सेकंड्स और मैंने आपको टोटल टाइम दिया 10 सेकंड्स और उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आफ्टर 10 सेकंड कितना जो न्यूक्लियस वो अनडिकेड रह जाएगा, तो पहले तो हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, तो 5 हाफ लाइफ गुजरेंगे इस पीरियड में, तो कितना रह जाएगा वो निकालने के लिए यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और ये याद रखो ये बचा हुआ न्यूक्लियस है ना, ये बचा हुआ न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें एक लास्ट एक फॉर्मूला आता है मीन लाइफ। मीन लाइफ का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज जो सारे न्यूक्लियन मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियसेस हैं वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक जीवित रहे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मीन लाइफ, है ना। तो मीन लाइफ की वैल्यू क्या होती है, तो सर मीन लाइफ की वैल्यू होती है 1/λ। ये होता है मीन लाइफ का फॉर्मूला, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर इसका एक्सप्रेशन में तो आता है कुछ कांस्टेंट वाला 1.4 नहीं हाँ 1.44 टी हाफ कह सकते हैं, वो कुछ नहीं है, वो तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो ना, ये उठा के यहाँ रख दो। अच्छा इसी में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें एक चीज है, ये जो dN/dt है दैट इज द रेट एट विच द डिसइंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। यस सर, कई किताबों में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। dN/dt को ही एक्टिविटी कहा जाता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्टिविटी कैन बी रिटन एज इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि सर आपका जो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t है, तो उसको अगर एक्टिविटी के टर्म्स में उसी चीज को लिखा जाए तो a इंटू a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t कहा जा सकता है। दिस इज द एक्टिविटी एट t इक्वल टू 0 व्हेन द सैंपल जस्ट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, एंड दिस इज द एक्टिविटी दैट इज दिस इज द rate of disintegration at any time t। ठीक है सर? यस सर। अब ध्रुव भाई बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो भी चीजें करी हैं उस पर क्वेश्चन निपटाओ। यस सर, 2019 और 2020 के कर लेता हूँ एनटीए के थोड़े बहुत जो, हाँ बिल्कुल जो करना है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो यू विल बी आस्किंग योर डाउट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई वांट यू टू आस्क योर डाउट्स, चाहे मॉडर्न ही शुरू कर लो, बट नेक्स्ट टाइम यू प्लीज आस्क योर डाउट्स, तो मुझे पता चलेगा कि फिर अब कौन सी चीज के साथ आप मतलब कमी रह गई है, कौन सी चीज पे काम करना चाहिए। यस सर, अब मैं सोच रहा हूँ सर, अब मतलब आज से तो सिर्फ रिवीजन ही कर लूं, जितना हो गया 2-4 चैप्टर छूटे भी जितना हो गया उसको छोड़ो, अभी रिवीजन करो, डाउट पूछो, रिवीजन करो, डाउट पूछो। यस सर, ठीक है, जितना डाउट आप पूछेंगे उतना ज्यादा आपको फंडा क्लियर होगा। काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन का सर ने टेस्ट किया था,
उसमें डाउट है सर, 2-3 क्वेश्चन ही नहीं हुए थे, वही डाउट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास और में फिर वो डाउट 2-3 भी, और क्वेश्चन के प्लस आंसर आ गए थे, तब भी थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि बाद में मैंने दोबारा सॉल्व नो करा तो इशू, थोड़ा। no issue, ask all of your doubts in the next class, plus doubts of modern physics also. यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो यू विल बी आस्किंग योर डाउट्स।